नमस्कार दोस्तों, चैनल हिंदी विषयम साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ रहे हैं लेखक ज्ञान रंजन द्वारा रचित कहानी पिता। पिता कहानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियों में से है। महत्वपूर्ण किस लिए है इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। अभी जान लेते हैं, यह लिखी गई थी 1965 में। लेखक परिचय। ज्ञान रंजन जी का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1931 को अकोला, महाराष्ट्र में। इनके पिता थे श्री रामनाथ सुमन, जो कि एक लेखक, पत्रकार, स्वतंत्रता सैनी और महान समाज सेवी थे। तो ज्ञान रंजन जी के जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं उनमें प्रमुख हैं फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं और प्रतिनिधि कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है पिता, यह ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह सपना नहीं में संकलित है। ज्ञान रंजन जी से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो ज्ञान रंजन जी की विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है वह है कि इन्होंने पहल नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया था और यह पत्रिका अपने समय की बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका रही। यहाँ तक कि जो जेल में कैदी बंद थे वो कैदी भी इस पत्रिका का बेसब्री से इंतजार करते थे, इसमें छपे हुए किस्से, कहानियों को पढ़ने के लिए। साथ ही साथ नए लेखकों के उन्नति में भी, उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने में, उन्हें प्रोत्साहित करने में भी इस पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परीक्षाओं में अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहल पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया, तो आपको याद रखना है ज्ञान रंजन जी ने। बीच में एक बार ये पत्रिका बंद हो गई थी, लेकिन 91 से पुनः इसका प्रकाशन शुरू हो गया है। इसके अलावा इन्होंने मेरी प्रिय कहानियों का भी संपादन कार्य किया। इनकी कहानियों का रूसी, अंग्रेजी सहित अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और इन्होंने भी अनेक विदेशी भाषाओं की कहानियों का अनुवाद किया है। सम्मान की यदि बात करें तो इन्हें राष्ट्रीय मैथिली शरणगुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही में 2016 में ज्ञान गरिमा अलंकरण सहित अन्य मानद सम्मानों से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अब बात करते हैं आज की कहानी पिता के संदर्भ में। देखिए, जो भी नेट के पाठ्यक्रम में कहानियां लगी हुई हैं वो प्रत्येक अपने युग को काफ़ी हद तक उसका जो ये कहें कि अपने युग का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे बंग महिला कहानी लगी हुई है, दुलाई वाली, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली, वो हिंदी की प्रथम कहानियों में गिनती होती है। उसी प्रकार प्रेमचंद युग की कहानियाँ, प्रेमचंदोत्तर युग कहानियाँ, उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति की कहानियाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कहानियाँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कहानियां हैं, उनके लिए अलग से मैंने आपको कक्षाओं में विस्तार से प्रत्येक टॉपिक को समझाया। जैसे नई कहानी की समय सीमा क्या है, प्रवर्तक कौन है, सक्रिय कहानी, समकालीन कहानी, साठोत्तरी कहानी, जनवादी कहानी, सबको अलग अलग कक्षाओं में आपको समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था, क्योंकि अब वर्तमान में 2000 तक की रचनाएं पूछी जाएंगी। स्पष्ट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अब साठोत्तरी कहानी के संदर्भ में हम देखते हैं, साठोत्तरी कहानी को ही समकालीन कहानी भी कहा जाता है। साठोत्तरी कहानी के अंतर्गत ही इसको ही अकहानी धारा भी चली है। तो अकहानी धारा कहते हैं जो 1960 के बाद जो कहानियाँ लिखी गई और उनको अकहानी आंदोलन के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं उन कहानियों को। इसके जो विशेष जो रचनाकार थे जो अकहानी आंदोलन से संबंध थे वो थे ज्ञान रंजन जी, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह और रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया जी का निधन हो चुका है। तो ये चारों की एक गुट था जिन्होंने अकहानी आंदोलन को काफ़ी मतलब उसमें अपना योगदान दिया। साथ में महिला कथाकारों की बात करूं तो अकहानी के अंतर्गत सुधा अरोड़ा जी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। बाकी महेंद्र भल्ला, राजकमल चौधरी, ये सभी अकहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार थे। महेंद्र भल्ला की एक रचना पूछी जाती है, एक पति के नोट्स, वह भी अकहानी धारा की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ज्ञान रंजन ने अपनी कहानियों में नगरीय मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण किया है। अब कहानी क्या है इसको जानते हैं थोड़ा सा पिता कहानी को, क्योंकि जब आप पिता कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पिता कहानी में कहानी जैसा उसमें कोई चीज़ है ही नहीं, वो कोई कहानी है ही नहीं, तो फिर उसको कहानी के अंतर्गत क्यों रखा जाता है। इस सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम थोड़ा सा अकहानी से संबंधित जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे कि अकहानी है क्या।
कहानी से संबंधित पूरा विस्तार से एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कहानियों के विकास के अंतर्गत। लेकिन हम मुख्यतः जानेंगे आज की कहानी में। देखिए, आपसे पूछा जाता है विशेष परीक्षा कि आंचलिक कथाकार कौन है, ग्रामीण जीवन से संबंधित कथाकार कौन है, और जब महानगरीय जीवन से संबंधित कथाकारों को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, अमरकांत और ज्ञान रंजन का सहित रमेश बख्शी, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, हरिशंकर परसाई, दूधनाथ सिंह आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक अपने ही तरीके की, अलग तरीके की कहानी लिखी गई थी, और यह कहानी पश्चिम में जन्मी एंटी स्टोरी का रूपांतरण है। तो जो पश्चिमी, क्योंकि इन लेखकों ने पश्चिमी साहित्य से भी प्रेरणा ग्रहण की थी, तो उसी से संबंधित ये धारा अपने हिंदी साहित्य में भी चली है। अब साठोत्तरी कहानी को डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल ने पहले तो समकालीन कहानी नाम से पुकारा, लेकिन उसके बाद इसको अकहानी नाम उन्होंने दिया। ठीक है, अकहानी असंबद्धता है तथा परंपरागत अवधारणाओं को अस्वीकार करती है। अकहानी में अस्तित्ववादियों का विश्वबोध है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अकहानी पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक और साहित्यिक मूल्यों के विघटनात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति है। अकहानी में व्याप्त मूल्यहीनता देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन के अवमूल्यन से संबंध रखती है। इस अवमूल्यन में 1961 में मिली चीन से पराजय तथा 65 में रुपए का अवमूल्यन स्मरण हो जाता है। अवमूल्यन केवल मुद्रागत ही नहीं था, बल्कि इसके साथ गहरे स्तरों पर राष्ट्रीय प्रतिमा की भग्न होती गरिमा और सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन भी शामिल था। अब देखिए, दूधनाथ सिंह के भी विषय में मैंने आपको इसमें विस्तार से जानकारी दी थी, सुधा अरोड़ा जी को भी बताया था। और अकहानी धारा के अंतर्गत, यहाँ देख लीजिए आप, अकहानी धारा के अंतर्गत ही ज्ञान रंजन की पिता कहानी आती है। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको संशय नहीं रखना है। परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि ज्ञान रंजन की कहानी पिता को आप कौन सी कहानी धारा के आंदोलन के अंतर्गत रखेंगे, तो आप आसानी से इसको लगा पाएं, इसीलिए मैंने आपको ये पुस्तक दिखाई है। बाकी मैं आपको वैसे भी बता सकती थी। महेंद्र भल्ला की एक पति के नोट्स है, उसके बाद रविंद्र कालिया जी का भी यहाँ पे है, तो ये सब आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको अकहानी को समझाना था कि जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसका मूल कथ्य क्या है। तो इसकी कथ्य की यदि बात करें तो अकहानी में भावबोध के धरातल पर संत्रास, आत्मपीड़न, ऊब, अकेलापन, अजनबीपन और विसंगति का चित्रण होता है। ये सारे तत्व ही अकहानी का कथ्य बनते हैं। तो हमारी कहानी में भी इनमें से एक ना एक तत्व आज की कहानी में अवश्य होगा। विसंगति कह लीजिए, ऊब कह लीजिए, अकेलापन कह लीजिए या आत्मपीड़न कह लीजिए, कोई ना कोई तत्व हमारी कहानी में होगा, और हो सकता है सारे ही तथ्य हमें अपनी कहानी में मिल जाए। यही इसका मूल कथ्य है। अकहानी में गलदश्रु, भावुकता, संवेदना, विचारोत्तेजना के लिए स्थान नहीं है। अकहानी भावुकता का विरोध करती है। शिल्प की दृष्टि से अकहानी मोनोलोग, फैंटेसी, डायरी, मुक्तासंगपूर्ण, निबंध, संस्मरण तथा असंबंध आत्मप्रलाप के अधिक निकट है। ठीक है, बाकी अकहानी के विषय में आप एक पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आज की जो कहानी है उसको अगर हम देखें तो थोड़ा संस्मरणात्मक टाइप हमें ये ज़्यादा लगती है, जैसे कि हम अपने किसी स्नेही व्यक्ति के जो है व्यवहार का चित्र खींचने के लिए उसको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दें पूरा, तो बस वैसा ही एक संस्मरणात्मक कहानी है और ग्रीष्मकाल का इसमें वर्णन है। इसके बाद इसकी जो समीक्षा है, इसके जो उद्देश्य है, विशेषता, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम अपनी कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं, कहानी पिता, उसको देख लेते हैं। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। यानी कोई व्यक्ति है जो कमरे में प्रवेश कर रहा है। कहानी के प्रमुख पात्र भी एक बार देख लेते हैं। जो पिता हैं, उनका जो छोटा बेटा है उसका नाम है सुधीर, बड़े बेटे का नाम है कप्तान और सुधीर की पत्नी है देवा। वैसे इसमें अधिक पात्रों के नाम आए नहीं हैं, लेकिन कहानी को समझने के लिए मैंने आपको बता दिए। बाकी ऐसे पात्रों के नाम अलग से स्पष्ट आए नहीं हैं। तो एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है, कमरे में अंधेरा है, रात का समय, सब लोग सो गए, गर्मियों की रात है। तो वो कमरे में प्रवेश करते समय क्या होता है, ये वही है।
उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात गए ऐसा होना उचित नहीं है, क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं, बाहर भी और कमरे में भी, इसीलिए वो डकार नहीं लेता। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। इससे इससे हम ये जान जाते हैं कि उनका जो मकान है वो रेल जो लाइन है उसके बिल्कुल पास है। ये रेलवे क्वार्टर भी हो सकते हैं। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब वह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया करते और जल्दी उठा करते। यानी कि सर्दियों और गर्मियों में क्या असर होता है उस गाड़ी के गुजरने का वातावरण पे, यह हमें पता चलता है इससे। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसे जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई हो तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी। वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा था, जैसे कि पुराने पंखे करते हैं। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों में पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांटकर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। यानी गर्मियों के समय में जो पिता हैं वे बाहर अपना बिस्तर लगा के खटिया बिछा के सो रहे हैं। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर लगाकर बाहर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है, यानी घर के बिल्कुल ऊपर ही है वो बत्ती, स्ट्रीट लाइट जो है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झलने लगे हैं। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहाँ हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। दरख्त मीन्स पेड़। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर के चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध ना लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुबाने लगते हैं। यानी उंगली से ऐसे हाथ से पसीना पहुँच के हम नीचे झटक देते हैं, वही स्थिति है। हम सब लोगों के बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, उन्हें घर की बहुत चिंता रहती है। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पस रहे हैं। इस साल जो नया पेडिस्टल खरीदा गया है
वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा, यानी वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में ये लिखा हुआ है, जो ये शुभ सोच रहा है, सुधीर कह लीजिए, क्योंकि हमें तो पता है कि सुधीर है, बाकी अभी इसमें सुधीर नाम आया नहीं है कहानी में। सुधीर है। अब वो अपने पिता के लिए चाहता है कि उसके पिता आराम से पंखे में सो जाएं, लेकिन उसके पिता ऐसे नहीं करते। तो कभी कभी वह झल्ला उठता है कि अनिवार्य सुख सुविधाओं का भी वो विरोध करते हैं, उनको वो उपभोग नहीं करेंगे, ऐसी उन्होंने जिद पकड़ी है। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने, और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार मान गए, जानने लगे कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। भाई दादा ने अपने यानी बड़े भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शॉवर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालकर स्नान करते हुए देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक मुंह सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हुए। अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वो अपना हाथ पांव जानते हैं, यानी वो अपनी मेहनत को जानते हैं, उससे जो अर्जित होता है उसका क्या मूल्य यह भी जानते हैं, उसी में वह संतुष्ट भी हैं पिता। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं, क्योंकि उनके बच्चे चाहते हैं कि दिल्ली एम्पोरियम से जो उनके लिए बढ़िया सफ़ेद धोती आई उसे वो पहने, लेकिन वो तो नहीं पहनते। और कुल्लू से सेब आते हैं उनके घर में, उनको भी उनके पिता नहीं खाते। तो अब बच्चे थोड़ा सा कष्ट महसूस करते हैं और कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। लद्द लद्द बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। यानी अब उनकी विचार सोच रहा है ये सब बातें, वो सुधीर बैठा हुआ कमरे में, तभी उसको कुछ आवाज आती है। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। यानी रात भर वो सोचेंगे कि अभी अगर मैंने आम उठा के नहीं रख ली है तो फिर पता नहीं सुबह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दीवार से काफी देर तक एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा है मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदार की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ यानी जिद में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में भी चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है, यानी सभी को पिता की ये आदतें बुरी लगती हैं। लोगों के बोलने पर पिता कहते हैं आप लोग जाइए ना,
भाई मतलब कोई यदि कोई कहता है उनसे तो उनके पिता क्या उत्तर देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता। पिता वैसे तो चुप ही रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे खिसक के रहेंगे। अंदर फिर माँ आ जाएंगी और पिता, विजयी पिता, कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुख सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरी की किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम किसी प्रकार स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंप्रक्ति के कारण व्याकुलता और अधीरता तो होती ही है। यानी वो व्याकुल और अधीर तो हैं ही उनके पिता के कारण। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया, यानी नींद उसे नहीं आई। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाले लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर मुश्किल से एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूँ, यह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा देते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा खर्चना नहीं है, मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए, भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया, कहता तो है लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि उस समय तक थोड़ा सा संबंधों में ये सब चीज़ें थी, लिहाज था। हैं, पिता बाहर आकर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते रहे हैं, यंत्रवत नियमवत रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा उन्होंने, उसे कभी बहावे, कभी सम्मानजनक और कभी झूठा लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्था में देखकर बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। सॉरी। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही से बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चपचप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा यानी उसकी जो पत्नी है, कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो,
वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहर ही होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे अपनी बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो शुरू नहीं कर दिया है? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिरहन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक विचार आ गया, विषाद सर्वोपरि था। मस्तिष्क में एक विचार आ गया, लेकिन विषाद सर्वोपरि था। ठीक है, तो ये लोग आप भी अपने जो है ग्रामीण स्तर पे देखते हैं। देखिए शहरों में तो बहुत छोटे छोटे मकान है, ये संभव नहीं है, लेकिन गांव में अभी भी ऐसा होता है कि जब नई बहुएं आती है ना शादी करके, तो जो घर के जो पुरुष लोग हैं वो अधिकतर जैसे घेर में, जैसे नौहरा भी कहते हैं, घेर भी कहते हैं, कई फाटक भी कहते हैं, और अलग अलग से नाम बैठक भी कहते हैं। तो एक इस तरीके से निश्चित स्थान होता है घर में जहां वो पुरुष लोग थोड़ा बाहर की तरफ ही रहते हैं, ताकि घर में बहू बेटियां अच्छे से रह पाएं। घर में आते हुए तो भी खास कर आते हैं। ये सभी लोगों की विशेषताएं जो यहाँ पे इन पिता की विशेषताएं उस समय के। देखिए उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद किए कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी बहुत कमजोर हो जाता है, और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को होता है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है, और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी है, कठोर है, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। कभी अपने पुत्रों से वो कुछ नहीं मांगते, यानी स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं, मितव्ययी भी हैं, कम खर्च करते हैं। लगता है दीवारों पर भी पसीना चुहचुहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पाश्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। देखिए बहुत ही यथार्थता से के चीज़ों का वर्णन यहाँ ज्ञान रंजन जी ने किया है। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन की यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। यानी वो जो भी पैसे उसका बड़ा बेटा भेजता था उसे भी एक बैंक में इकट्ठा करके पासबुक बना के उन्होंने उसे रिटर्न कर दिया, लौटा दिया बड़े बेटे को। तो ये भी देखिए कितने स्वाभिमानी व्यक्ति हैं वो। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। यानी कि पिता अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, भले ही हमारा कुछ भी हो जाए। देखिए इस लाइन को बार बार उद्धृत किया जाता है इस कहानी के संदर्भ में। एक बार और देख लेते हैं। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोक शेड से उठती इंजनों की शटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की
ग्रैंड ट्रंक पर से होकर आती धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते, क्योंकि घोड़ों की टापें न झुगड़ते कुत्तों की भौंक भाग। बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन विभत्सा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई एक आवाज अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टनटना जाएगी, या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज आवाज का लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता औंग गए। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त खांस खांस कर कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर बैठ गया। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधकार को घूरा। हुआ यूं कि उसके शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता। उठकर उसने 2-3 कुल्ले की और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अर्धनींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत ही काफुर हो गई, यानी चली गई। पिता सो नहीं गए अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए, पता नहीं। अभी भी उन्हें हे राम तू ही सहारा है कहकर जमाई ली है। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर के सभी लोग निश्चिंत रूप से सोए हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया और फिर सुराई के प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बद तैयार कर रहे हैं। सुराई से खाट तक और खाट से सुराई तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसे करने पर खाट का बाद तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया। पुनः एक बड़ी आवाजदार जमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर को सिरहाना बना निखरी, यानी खाली खटिया पर लेट गए। तड़का होने पर पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा, यानी उन्हें नींद आ गई। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए होंगे शायद। इसी के साथ हमारी यह कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। देखिए, कहानी के 2 वीडियो मुझे नहीं बनाने पड़े, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी मैंने इस कहानी को पढ़ दिया है, क्योंकि आप लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो नंबर 1 तो देख लेते हैं और दूसरा नहीं देखते, और प्रश्न तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि कम समय में आपको ये पूरी कहानी मैं पढ़ के सुना दूँ, ताकि कोई भी प्रश्न आने पर आपकी गलत ना हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस कहानी में कि हमने क्या देखा। देखिए, मूलतः 2 पीढ़ियों की वैचारिक जो दृष्टि में भिन्नता है, जो अंतराल है, उनके बीच का जो बदलाव है, उनको भी इस कहानी में हमने देखा है। पुरानी पीढ़ी की रूढ़िवादिता और उनका जो नवीन के प्रति विरोध का भाव है, वो भी हमें देखने को मिला पिता के रूप में, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पुराने मूल्यों से चिपके हुए हैं। बिल्कुल भी नई चीज़ों को वो स्वीकार नहीं करते। मितव्ययी हैं, स्वाभिमानी हैं, झूठी शान के विरुद्ध हैं। और नई पीढ़ी थोड़ा सा सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह में अपव्यय भी करती है, जैसे बैरे को टिप देना, महंगे बाल कटवाना, ये सभी है। पिता पुत्र के बीच वैचारिक भिन्नता के बावजूद भावात्मक लगाव को यह प्रदर्शित करती है। पिता घर के मुखिया हैं, वह स्वयं कष्ट सहकर भी परिवार को खुशी प्रदान करना चाहते हैं। पुत्र पिता की लंबी आयु की कामना करते हुए उन्हें सुख सुविधा देना चाहता है, लेकिन जब वो स्वीकार नहीं करते तो असंतोष से भर जाता। कुल मिला के इस कहानी को पढ़ के मन में एक असंतोष और सहानुभूति का भाव जागृत होता है। अब देखिए,
कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि अब जो कि पुराने लोगों की बात करें, वर्तमान में परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनका व्यवहार ऐसा ही होता है। वो कम से कम पैसे में घर चलाना चाहते हैं, पैसे को बचाने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। लेकिन अब क्योंकि रोज़गार की तलाश में या बहुत से कारण हैं, जैसे स्वतंत्रता 1965 में लिखी हुई कहानी है, तो उस समय लोग रोजगार की तलाश में शहरों में भी जा रहे थे। होता क्या है कि जब बुजुर्ग लोग थोड़ा सा अपने आप को बदलते नहीं है तो बच्चों को परेशानी होना स्वाभाविक होती है, क्योंकि वो जहाँ सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के थोड़ा सा दिखावा कह लीजिए। देखिए, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कामना सभी को होती है, सभी वर्तमान में भी। जैसे हम देखें इसकी प्रासंगिकता, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं हम, अपने अच्छे कपड़ा पहनना अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इन सब के बीच जब पुरानी पीढ़ी से कोई घर का बुजुर्ग अगर बार बार ऐसे काम करता है, जैसे वो पहरा देते घूमते हैं पूरी गली में भी, घर तक तो सीमित है, बाहर सोते हैं, तो इन सब कारणों से नई पीढ़ी को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो अधिक से, ऐसा नहीं है ये कोई उषा प्रियमदा की कहानी वापसी की तरह नहीं है, गजाधर बाबू का जैसा अपमान है वैसा अपमान उनका नहीं है, बल्कि बच्चे अधिक से अधिक सुविधा देना चाहते हैं पिता को, लेकिन वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन सुविधाओं को स्वीकारते नहीं है। इससे बच्चे अपने को समाज में अपमानित सा महसूस करते हैं और थोड़े से चिड़े चिड़े रहते हैं। इसी से उनके बीच थोड़ी सी दूरी आ गई। जैसा हमने पढ़ा, शीत युद्ध की स्थिति न होती तो थोड़ी सी दूरी रहती है, लेकिन ये केवल वैचारिक है। वैसे आपसी स्तर पर पिता पुत्र के लिए समर्पित, और पुत्र भी हर तरीके से पिता के लिए कुछ करने की कामना करते हैं। हालांकि वो कर कुछ नहीं पाते, लेकिन मंगल कामना तो करते ही हैं, कोशिश पूरी करते हैं। तो यह इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब लगा हुआ है लाल कलर से उसे भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन में घंटी वाला ऑप्शन जो है उसमें ऑल वाला ऑप्शन आप प्रेस जरूर करें, ताकि प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस कहानी को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।